अभी तक हम लोगों ने जो हमारा कल का मुख्य लेक्चर था वह मुख्यतः प्री हिस्टोरिक एरा के अंतर्गत, प्री हिस्टोरिक टाइम्स के अंतर्गत जो हमने प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया, उस काल के अंतर्गत हमने मुख्यतः पूरा पाषाण संस्कृतियों की चर्चा किया। जो पैलियोलिथिक कल्चर है उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो उसके 3 महत्वपूर्ण विभाजक हैं, जिनमें आपका लोअर पैलियोलिथिक और मिडिल पैलियोलिथिक और तीसरा आपका जो है अपर पैलियोलिथिक की चर्चा किया। हमने इनके साथ साथ मानव के विकास को भी देखा। हमने आदिमानव से लेकर होमोनिड तक, होमोनिड से लेकर आधुनिक मानव जिसे हम कहते हैं होमोसेपियंस, हमने उसकी श्रृंखला को देखा, उसके क्रमिक विकास को देखा और उनकी जो कपालधारिता है जिसे हम कहते हैं क्रेनियल कैपेसिटी, हमने उसके आधार को देखा। और साथ ही साथ जो ल्यूस मॉर्गन का यह सिद्धांत जो कहते हैं विकासवादी सिद्धांत, जिसमें उन्होंने मानव के बर्बर जीवन से लेकर समुन्नत जीवन जिसे हम कहते हैं मुख्यतः आपका सिविलाइज्ड कल्चर, वहाँ तक की क्रमिक प्रक्रिया को देखा। या हम जिसे हम स्वेन निल्सन के सिद्धांत, जिसमें उन्होंने मानव समाज को 4 भागों में वन्यता से लेकर, ठीक है, वन्यता से लेकर पशुचारण तक, पशुचारण से आगे आपका जो सेटल्ड एग्रीकल्चर का दौर था, जो आपका स्थायी कृषि का दौर था वह, और उसके आगे चलकर आपके जो सभ्यता का दौर था, सभ्य समाज की अवधारणा तक हमने इसके क्रमिक विकास को देखने का प्रयास किया। अब हम आते हैं कि जहाँ पर अपर पैलियोलिथिक की चर्चा कल लास्ट किए थे, तो अपर पैलियोलिथिक जिसका समय मूलतः विश्व इतिहास में लगभग 40,000 से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक आता है। और इसी समय, इसी कालखंड में मुख्यतः जो प्रमुख मानव प्रजातियाँ होती हैं, उनमें आपका ग्रिमाल्डी है, उन जिसका साक्ष्य आपको इटली से मिला, इसी में चांसलेड है, इसी में आपका क्रोमैग्नन मानव है जिसका साक्ष्य आपको डार्डोन घाटी से मिला, ठीक है। तो फ्रांस के डार्डोन घाटी से मिला, जिसे मैकग्रीगर महोदय ने 1868 में खोजा था। तो यह जो जीव है क्रोमैग्नन, यह मानव जिसे कहते हैं आदिम मानव होमोसेपियंस, इस मानव का सबसे निकटतम सबसे पूर्वज है। और यही हमारा मतलब यह निकटतम आधुनिक मानव या हमारा जो निकटतम पूर्वज है वो कौन है? वह है क्रोमैग्नन मानव। याद रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज कौन है, तो आपका आंसर होगा क्रोमैग्नन मानव, जिसका साक्ष्य मिला है फ्रांस के डार्डोन घाटी से। अब आगे समझते हैं। और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आगे चलकर हमको होमोसेपियंस के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका साक्ष्य मुख्यतः हमको मोरक्को से मिला है। तो कुल मिला के जो यह प्रक्रिया है मानव की, यह अपर पैलियोलिथिक तक आती है। अपर पैलियोलिथिक में मुख्यतः मानव सभ्यता में जो चेंजिंग आती है वह यह था कि इस काल में विश्व परिप्रेक्ष्य में आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव होता है, होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव होता है। दूसरा महत्वपूर्ण विकास होता है चकमक उद्योगों का निर्माण। तो जो चकमक उद्योग होते हैं, चकमक एक विशेष प्रकार के पत्थर को कहा जाता है। चकमक जो होते हैं, चकमक एक विशेष प्रकार के पत्थरों को कहते हैं। तो चकमक उद्योगों का विकास इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता है, इस काल में पूरे विश्व इतिहास में पहली बार धनुष और बाण का आविष्कार होता है। और चौथी महत्वपूर्ण बात है कि इस काल में, ठीक है, इस काल में हमको दीपक जलाने का साक्ष्य मिलता है। जो बहुत सारे हमारे केव्स गुफाएं मिलती हैं, उनमें उनके कॉर्नर पे आले रखने आले बनाए गए हैं, तो वहाँ पे दीपक रखने के साक्ष्य कॉर्नर पे मिलते हैं। यह भी इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो और दूसरी एक अन्य विशेषता है कि इसी काल में हमको पहली बार मानव के द्वारा प्रयोग किए गए लीवर प्रणाली का साक्ष्य मिलता है। तो लीवर प्रणाली का मतलब हो गया कि एक प्रकार से बड़े पत्थरों को गोले के माध्यम से फेंकना, बड़े पत्थरों को लीवर प्रणाली के माध्यम से दूर तक फेंकना, या पत्थर के औजारों, पत्थर के जो भाले होते हैं उनको फेंकने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाना। तो इसका मतलब है कि निश्चित तौर से अपर पैलियोलिथिक तक आते आते मानव अब अधिक टेक्निकल होने लगा था। तत्कालीन मानव अब अधिक टेक्निकल होने लगा था। वह प्रागैतिहासिक काल जो पूरा पाषाण काल था, उस काल के अपेक्षाकृत अब अधिक दी गए अंतिम दौर में अधिक समुन्नत जीवन शैली जीने लगता है। तो हमने यहाँ तक चर्चा किया। अब हमने कहा कि आगे समझिएगा, लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक तो हम जो कालखंड है हम उनको मानते हैं क्या? अपर पैलियोलिथिक का मानते हैं। लेकिन इसके पश्चात क्या हुआ कि शुरू में माना गया कि जैसे ही अपर पैलियोलिथिक समय समाप्त होता है, उसके बाद ही विश्व इतिहास में नवपाषाण काल की शुरुआत हो जाती है। तो शुरुआत में हमको मध्य पाषाण काल के बारे में न तो जानकारी थी, न तो इसका कोई इतिहास था। सबसे पहले जब फ्रांस का एक जगह है, उसका नाम है मास द अजिल। तो फ्रांस के मास द अजिल में समझिएगा, यह है आपका
फ्रांस के मासद अज़िल में सबसे पहले कुछ ऐसे टूल्स मिलते हैं, कुछ ऐसे औजार और कुछ ऐसे उपकरण प्राप्त होते हैं जो उपकरण इस काल से पहले जो पूरा पाषाण काल था, जो पैलियोलिथिक एरा था, उससे अधिक समुन्नत मिलते हैं। और आगे जो आपका नव पाषाण काल में जो अत्यधिक समुन्नत, अत्यधिक मॉडिफाइड और एक प्रकार से बहुपयोगी औजार बनाए जाने लगे, उस औजार से थोड़ा पहले की अवस्था का दर्शाता है। तो इसका मतलब मान लिया गया कि यह एक ऐसा कालखंड है जिस कालखंड में पूरा पाषाण काल की संस्कृतियां जो हैं वह एक समुन्नत संस्कृति की ओर अग्रसर हो रही हैं। तो एक तरफ तो दूसरी संस्कृति एक समुन्नत संस्कृति में वो अग्रसर हो रही हैं, और दूसरी तरफ अभी तक वो अपने पूरा पाषाणकालीन जीवन शैली को पूरी तरह छोड़ भी नहीं पाई हैं। तो ऐसी अवस्था, जिस अवस्था में अभी प्राचीन अपने पूर्ववर्ती विचारों को, व्यवहारों को, उसकी पद्धतियों को पूरी तरह न छोड़ा जा सके, लेकिन साथ ही साथ उसमें नए परिवर्तन के भी गुण दिखाई देने लगे, लेकिन यह परिवर्तन का गुण अभी आगामी जीवन शैली का मुख्य आधार न बन सका हो, तो यह अवस्था जो कहलाती है यह एक ट्रांजिशनल फेज, या यह अवस्था जो होती है एक संक्रमणकालीन अवस्था कहलाती है। तो यह एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा ट्रांजिशनल फेज होता है जो कि किसी अवस्था में जाके आगे चल के प्रत्यावर्तित हो जाता है। तो ये सभी विशेषताएं आगे चल के नव पाषाण काल में पूरी तरह से प्रत्यावर्तित हो जाती हैं, और नव पाषाण काल में अपनी संपूर्ण विशेषताओं के साथ यह प्रयुक्त होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो इसका मतलब हो गया कि नव पाषाण काल की जो व्यवस्थाएं हैं, नव पाषाण काल में जो मानव ने विकास किया, उसका प्रारंभिक जो होता है बीजारोपण, उसका प्रस्फुटन जो है, ठीक है, उसके आप जो इनिशियल एलिमेंट्स हैं, उसके जो इनिशियल आपके फीचर्स हैं, वह हमको मध्य पाषाण काल में दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए मध्य पाषाण काल को पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों के बीच में एक संक्रमण का काल, ठीक है, एक सांस्कृतिक संक्रमण का काल कहते हैं। तो जो आपका मेसोलिथिक एज है, यह एक प्रकार से पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में एक ट्रांजिशनल सिचुएशन है, एक ट्रांजिशनल फेज है, एक ट्रांजिशनल स्टेज को दर्शाता है। इसीलिए इस काल को हम पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में संक्रमण का काल कहते हैं, संक्रमण का काल कहते हैं। संक्रमण काल एक ऐसी पद्धति होती है जो ऐसी व्यवस्था होती है जो अपने पूर्ववर्ती व्यवस्था का समन्वित स्वरूप होता है, और अपने अग्रवर्ती व्यवस्था जो आगे वाली व्यवस्था होती है उसके एक बैकग्राउंड का कार्य करता है, उसका एक प्रारंभिक चरण होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसी अवस्था को कहते हैं संक्रमणकालीन अवस्था। जब कार्ल मार्क्स की आप थ्योरी को पढ़ते हैं, तो कार्ल मार्क्स ने जब क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, ठीक है, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। लेकिन याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का यह कथन, जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का महत्वपूर्ण यह कथन कि ऑल हिस्ट्री हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, समस्त इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास होता है, यह कथन कार्ल मार्क्स का नहीं है, बल्कि यह कथन जो है उनके महत्वपूर्ण सहयोगी फ्रेडरिक एंगेल्स का है, महत्वपूर्ण सहयोगी फ्रेडरिक एंगेल्स का है, जिन्होंने कहा है ऑल हिस्ट्री हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, समस्त इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास होता है। उस वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया में उन्होंने कहा है जो दो वर्गों में संघर्ष होता है, मूलतः जो मोड ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन पद्धति के लिए जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में एक तरफ बर्जगाइस बुर्जुआ वर्ग होता है जिसे पूंजीपति वर्ग के रूप में संबोधित किया है, और दूसरा वर्ग जो होता है यह होता है वर्किंग क्लास या कामगार वर्ग। कहा कि इन्हीं दोनों वर्गों के बीच में एक संघर्ष की प्रक्रिया चलती है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत जब श्रमिकों का या कामगार वर्ग का, वर्किंग क्लास का अत्यधिक शोषण बढ़ जाता है, जिससे हम वर्किंग क्लास को बेसिकली यहाँ पे मार्क्स थ्योरी में हम प्रोलेटेरिएट क्लास, सर्वहारा वर्ग के रूप में उल्लेखित करते हैं। तो मार्क्स कहता है कि जब अत्यधिक इनका शोषण बढ़ जाता है तो ये लोग एक क्रांति कर देते हैं, और क्रांति करके समस्त जो होते हैं वर्किंग क्लास इकट्ठे हो जाते हैं पूंजीपतियों के खिलाफ, और ये विद्रोह करने के बाद, क्रांति करने के बाद उस पद्धति को पूरी तरह से पूंजीवादी पद्धति को समाप्त कर देते हैं, और इनको समाप्त करके अपनी सरकार स्थापित कर लेते हैं, अपनी सिस्टम लागू कर देते हैं। लेकिन यह सिस्टम जो होता है, चूँकि पूंजीवादी पद्धति को समाप्त करके आया है और श्रमिकों की तानाशाही के रूप में स्थापित होता है, तो यह पद्धति जो है कहता है कि श्रमिक अधिनायकवाद जो है यह शासन का मूल आधार नहीं होगा। इसीलिए यह जो श्रमिक अधिनायकवाद की अवस्था, जिसे कहते हैं प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप की अवस्था, कहते हैं यह जो अवस्था है यह एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की अवस्था होगी, यह अवस्था एक संक्रमणकालीन अवस्था होगी, जो अवस्था आगे चल के साम्यवाद में परिवर्तित हो जाएगी। तो वही आपका जो मेसोलिथिक टर्म है वह वैसे ही है। जैसे कि 1857 की क्रांति के दौरान जब भारतीय क्रांतिकारियों ने 10 मई को मेरठ से क्रांति की शुरुआत किया, और ये पहुंचते हैं 11 मई को दिल्ली पे लाल किला पर अधिकार कर लेते हैं। लाल किला पर अधिकार करने के बाद बहादुर शाह जफर को इन्होंने शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया, और इन्होंने शासन संचालन के लिए जब दिल्ली पर अधिकार किया, खासकर लाल किला पर अधिकार किया,
तो इन्होंने शासन संचालन करने के लिए, क्योंकि अभी तक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरी तरह से तो सफलता मिली नहीं थी और न तो ये लोग पूरी तरह से ये लोग अभी तक सत्ता प्राप्त कर पाए थे। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया गया, कहा गया कि जब तक युद्धकालीन सरकार बना लिया जाए, एक ट्रांजिशनल, एक अस्थायी प्रकृति की सरकार बना लिया जाए, एक संक्रमणकालीन सरकार बना लिया जाए, जो व्यवस्था आगे चल के फिर से अन्य नई व्यवस्था में प्रत्यावर्तित हो जाएगी। तो इस फेज़ को हम क्या कहते हैं, इस फेज़ को हम कहते हैं ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट बनाई गई थी 1857 की क्रांति के बाद, जो क्रांतिकालीन दशाओं को, क्रांतिकालीन दौर को देखने के लिए बनाई गई थी, उस सरकार का नाम है जलसा सरकार। याद देखिएगा, उस सरकार का क्या नाम है, जलसा सरकार। तो जलसा सरकार जो बनाई गई थी, यह क्रांतिकारियों के द्वारा लाल किला पे अधिकार करने के बाद एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के रूप में बनाई गई। और इसके हेड कौन थे, इसके हेड थे आपके बख्त खान, इसके हेड थे आपके बख्त खान। अब दूसरा टाइम समझिएगा, तो मेसोलिथिक पीरियड भी जो है आपका पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में एक सांस्कृतिक काल, एक अस्थायी संक्रमण काल की तरह कार्य करता है। जहाँ तक मेसोलिथिक शब्द का उल्लेख मैंने कहा कि मेसोलिथिक टर्म पहले नहीं था, सबसे पहले इस टर्म का प्रयोग किया हार्डर वेस्ट्राफ ने। तो मेसोलिथिक टर्म का सबसे पहली बार प्रयोग विश्व इतिहास में हार्डर वेस्ट्राफ ने किया है। जबकि मेसोलिथिक के संदर्भ में जो पहली जानकारी मिली है वह हमको फ्रांस के मास द अजिल नामक स्थान से प्राप्त होती है, जिसकी मुख्यतः खुदाई करने का श्रेय दिया जाता है जॉन इवांस को। तो जॉन इवांस जो हैं वह मुख्यतः इसके मुख्यतः खोजकर्ता हैं जॉन इवांस। स्थान पूछेगा तो मास द अजिल, लेकिन पूछेगा मेसोलिथिक टर्म का पहली बार प्रयोग किसने किया, तब आपका आंसर हो जाएगा हार्डर वेस्ट्राफ। मेसो का मतलब होता है इन द मिडिल, मतलब बीच में, समझिएगा। मेसो का मतलब होता है इन द मिडिल, मतलब होता है बीच में। और लिथिक जो होता है, इट इज़ रिलेटेड टू लिथियोस इज रिलेटेड टू स्टोन। इट मीन्स द एज विच इज रिलेटेड विथ द स्टोन कल्चर। तो यह एक स्टोन कल्चर को दर्शाता है, यह पत्थर के पाषाणकालीन अवस्था को दर्शाता है। लेकिन चूंकि यह बीच की अवस्था है, इसका मतलब होता है कि यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण के बीच की पत्थर की संस्कृति या पत्थर पे आधारित जो व्याख्यायित संस्कृति है, जो इंटरप्रिटेटेड कल्चरल लाइफ है, उसको दर्शाने की जो पद्धति है, उसे हम कहते हैं मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल। इसे हम कहते हैं मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल। ठीक, अगला आइए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो मध्य पाषाण काल है, इसके प्रारंभिक जो साक्ष्य हमको मिल रहे हैं, उसके साक्ष्य हमको विंध्य पर्वत श्रृंखला से मिलते हैं। जो विंध्य पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र है, यहीं से हमको मध्य पाषाण काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पहले प्राप्त होते हैं। और इसकी खोज करने का जो श्रेय है वो 1867 में CL कार्लाइल को है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में मध्य पाषाण काल की जो पहली खोज किया किसने किया है, CL कार्लाइल ने। CL कार्लाइल ने उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किया है। तो भारत में अगर पूछा जाए, आपको याद रखिएगा कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में पहली जानकारी, प्राथमिक जानकारी कहाँ से, किन क्षेत्रों से मिलती है, तो मिलती है विंध्य क्षेत्रों से। कहाँ से मिलती है, विंध्य क्षेत्रों से। और आपको पता है कि जो विंध्य पर्वत श्रृंखला का जो क्षेत्र है, ठीक है, हाँ, जिसमें मुख्यतः आपका मध्य भारत के क्षेत्र मुख्यतः समाहित होते हैं और उत्तर भारत के क्षेत्र समाहित होते हैं। इनमें समझिएगा, यहाँ पे जब क्षेत्र पूछेगा तो विंध्य क्षेत्र आपका आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि प्रथम स्थल कौन सा है, ठीक है, मध्य पाषाण काल का भारत में प्राचीनतम या सबसे प्रथम स्थल कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सरायनाहर, दमदमा और महदहा। सरायनाहर, दमदमा और महदहा, यह तीनों स्थल जो हैं, यह भारत में अभी तक ज्ञात सबसे प्राचीनतम मध्य पाषाणिक स्थल हैं। भारत में अभी तक ज्ञात सबसे प्राचीनतम मध्य पाषाणिक स्थल हैं सरायनाहर, महदहा और दमदमा। याद रखिएगा, ये है महदहा। ये तीनों स्थल जो हैं, ये मुख्यतः कहाँ स्थित है, ये है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, ये तीनों स्थल। लेकिन एक अन्य स्थल भी है जिसका नाम है महगढ़ा। जो महगढ़ा स्थल है, यह स्थल जो है यह इलाहाबाद में स्थित है। महगढ़ा जो है यह इलाहाबाद में स्थित स्थल है, और जो महदहा स्थल है यह आपका प्रतापगढ़ में स्थित स्थल है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण स्थल हैं जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमको देखे जा रहे हैं। अभी हम यहाँ तक आते हैं, फिर आगे चलते हैं, पर थोड़ा सा बैकअप करते हैं। देखिए, इस काल में
इस काल में क्या महत्वपूर्ण अंतर आता है? इस काल में महत्वपूर्ण अंतर यह आता है कि मानव सभ्यता, जो मानव सभ्यता पहले पूरा पाषाण कालीन दौर में थी, वह मानव सभ्यता अब धीरे धीरे, ठीक है, मैदानी एरियो में पहुंचती है। यह मानव सभ्यता जो अभी तक केवल नदियों के किनारे, झीलों के किनारे, चट्टानों के आसपास, वहाँ पे और गुफाओं के में मुख्यतः निवास कर रही थी, अब यह जो है यह मैदानी एरिया में प्रवेश करती है। और आपको पता है कि इस काल में विश्व में घास के मैदानों का निर्माण होता है, प्रकृति में महत्वपूर्ण बदलाव होता है, प्रकृति में महत्वपूर्ण अंतर आते हैं। तो प्राकृतिक परिवेश में बदलाव के फलस्वरूप और घास के मैदानों के निर्माण के फलस्वरूप अब घास पे आधारित जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनका उद्भव होता है। उनके लिए प्रकृति जो होता है अनुकूल होता है, उनके लिए प्रकृति जो होता है वह अनुकूल होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो घास के मैदानों का विकास हो रहा है, घास के मैदानों का जो निर्माण हो रहा है, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, अब छोटे छोटे जीव जंतुओं के निर्माण के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं अनुकूल अवसर होता है, जिनमें कौन से प्रमुख आते हैं, जैसे खरगोश, भेड़, बकरी, भैंस, गाय, इनका उद्भव होता है। एक प्रकार से कह सकते हैं इनके विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। और आपको पता, अब ये जो छोटे जीव जंतु हैं, अब इन जैसे छोटे छोटे जीव जंतुओं के शिकार करने के लिए अब इस काल में बड़े बड़े औजारों की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो बड़े औजार होते थे वो बड़े जानवरों के शिकार के लिए होते थे, जिसे हम कहते थे बिग गेम हंटिंग। तो लेकिन इस काल में क्या हुआ, इस काल में जब छोटे छोटे जीव जंतु घास के मैदानों के विकास के फलस्वरूप आते हैं तो उनके शिकार के लिए छोटे छोटे औजारों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे इनके लिए तत्कालीन मनुष्य ने छोटे छोटे औजारों का निर्माण किया। और ये औजार यहाँ तक कि 6-6 इंच छोटे मिलते हैं। ये औजार छोटे छोटे मिलते हैं, 6-6 इंच के औजार हैं। इसीलिए ऐसे औजारों को हम कहते हैं माइक्रोलिथ। ऐसे औजारों को कहते हैं माइक्रोलिथ। तो ये छोटे औजार बनाए गए जिनको कहते हैं माइक्रोलिथ, ठीक है। तो अब समझिएगा, जहाँ तक भैंस पालन की बात है भारत में, ठीक है, भारत में आपका जो चाहे भैंस पालन का जो साक्ष्य है यह मुख्यतः आपको मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। जबकि हाथी पालने का जो भारत में प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो आपके कश्मीर से मिलता है। तो हाथी पालने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है आपके कश्मीर से, और भैंस पालने का प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिला है मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ से ही आपको प्राचीनतम बस्ती का भी साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ से आपको प्राचीनतम बस्ती का भी यहाँ पे साक्ष्य मिला है। अब जो मनुष्य और जो जीव जंतुओं का साहचर्य, मनुष्य और जीव जंतुओं का जो साहचर्य इस काल में शुरू होता है, उस संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण शोध कार्य रहा है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मनुष्य और पशुओं के साहचर्य जीवन के संदर्भ में महत्वपूर्ण व्याख्या करता है, वह है नरिसा रसेल का सोशल जू आर्कियोलॉजी। ये ग्रंथ है सोशल जू आर्कियोलॉजी, ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन प्री हिस्ट्री। सोशल जू आर्कियोलॉजी, ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन प्री हिस्ट्री। इस ग्रंथ में मनुष्य और उसके साथ पशुओं के साहचर्य जीवन के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी हमको देखने को प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त जो इस काल में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, वह महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ कि इस काल में जो तत्कालीन मानव था अब ज़्यादातर ब्लेड्स के आधार पे, फलक के आधार पे औजार बना रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक प्रकार से फलक का खूब प्रयोग हो रहा है, त्रिभुज का प्रयोग हो रहा है, समलंब औजारों का प्रयोग हो रहा है, स्क्रैपर, जैस्पर, फ्लिंट, एगेट, चर्ट, क्वार्टजाइट, ठीक है। क्वार्टजाइट जो होता है बेसिकली एक प्रकार का बिल्लोरी पत्थर होता है। क्वार्टजाइट जो होता है एक प्रकार का यह बिल्लोरी पत्थर होता है। तो क्वार्टजाइट का प्रयोग हो रहा है, काल्सिडोनी का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग तरह के इस समय पत्थरों का प्रयोग तत्कालीन मानव अपने औजार बनाने के लिए तत्कालीन मानव इस समय कर रहा है, ठीक है। तो इन औजारों का मुख्यतः प्रयोग किया जा रहा है। अगला जो महत्वपूर्ण इस काल में परिवर्तन देखिएगा, मैंने कहा कि इस काल में बहुत सारे प्राकृतिक बदलाव होते हैं। इनके फलस्वरूप पशु पक्षियों के लिए और जीवन अधिक सुलभ हो जाता है, अधिक अनुकूल हो जाता है। इसी काल में हमारे पास भारतीय इतिहास में, ठीक है, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिल रहे हैं। और यह पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वह 2 महत्वपूर्ण स्थानों से मिला है। पहला स्थान तो आपका है, एक है राजस्थान में स्थित बागोर। तो राजस्थान का जो बागोर है यह एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से हमको पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं।
और इसी तरह दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है जो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है आदमगढ़। तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से भी पशुपालन का साक्ष्य मिला है और राजस्थान में स्थित बागोर से भी पशुपालन का साक्ष्य मिला है। और ये दोनों जो साक्ष्य हैं ये मुख्यतः आपके मध्य पाषाण काल के, मेसोलिथिक काल के हैं। इसीलिए कभी कभी जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो याद रखिएगा दोनों में से कोई भी ऑप्शन रह सकता है। अगर दोनों आएगा तो आंसर आपका 1-2 होगा, और नहीं तो दोनों में से कोई रहेगा तो माना जाएगा। अगले मैंने कहा तो ये तो आपके साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि अगर प्राचीनतम, भारत में प्राचीनतम मध्य पाषाणकालिक साइट से पूछेगा तो आपका आंसर होगा एक तो सरायनाहर, दूसरा आपका महदहा और तीसरा आपका दमदमा। महत्वपूर्ण तीनों केंद्र हैं। सरायनाहर जो है यह एक महत्वपूर्ण स्थल है। सरायनाहर से अन्य तो बहुत सारे साक्ष्य मिल ही रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सरायनाहर से हमको मानवीय इतिहास में मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। याद रखिए, यहाँ से हमको मानव के आक्रमण, तो मानवीय आक्रमण का यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे मानवीय अस्थिपंजर के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमको मानवीय अस्थिपंजर के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से हमको कुल मिला के 14 समाधान के साक्ष्य मिले हैं। सरायनाहर से हमको 14 समाधान के साक्ष्य मिल रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ से मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहा है। और तीसरा महत्वपूर्ण है, यहाँ से मानवीय अस्थिपंजर के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। तो सुनिए, मानवीय अस्थिपंजर के जो साक्ष्य है वो सरायनाहर से मिलते हैं, लेकिन जो प्राचीनतम मानव का एक शिशु का कपाल मिला है, मानवीय अस्थिपंजर के रूप में जो शिशु का कपाल मिला है, यह मिलता है औदय से। औदय कहाँ है? तमिलनाडु में क्वेश्चन पूछा गया है, यूजीसी पूछा है कि निम्नलिखित में किन स्थान से भारत में प्राचीनतम शिशु कपाल के साक्ष्य मिलते हैं। तो औदय जो है यहाँ से हमको अस्मीकृत शिशु कपाल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिसकी खोज किया है पी राजेंद्रन ने। किसने खोज किया है? पी राजेंद्रन ने इसकी खोज किया। कहाँ से? औदय से, जो तमिलनाडु में स्थित है। अब अगला समझिएगा, जबकि सरायनाहर जो है, मैंने कहा सरायनाहर से मानवीय अस्थिपंजर है, मानवीय आक्रमण के साक्ष्य है, यहाँ से 14 समाधान के साक्ष्य मिले हैं। और यहीं पे समझिएगा जो आपका महदहा है, यहाँ से हमको स्त्री पुरुष को सांस दफनाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ से हमको स्त्री पुरुष सांस दफनाने का साक्ष्य मिला है। और दमदमा से हमको हाथी दांत का लटकन मिला है। दमदमा से हमको हाथी दांत का लटकन मिल रहा है। और यहाँ आगे समझिएगा, यहीं से जो आपका एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मैंने चर्चा किया कि यहाँ से युगल समाधान का जो साक्ष्य मिला है, यह कहाँ से मिला है? महदहा से। महदहा जो है यह युगल समाधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। महदहा युगल समाधान एक ही कब्र में 2 लोगों के दफनाने का मुख्य केंद्र है, वो भी स्त्री पुरुष को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो अगर समझिएगा महदहा जो है यह मध्य पाषाणकालिक साइट से है। दूसरा समझिएगा, अगर यह मध्य पाषाण काल में पूछेगा तो महदहा से स्त्री पुरुष सांस दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अगर यह साइट्स आपके हड़प्पा काल से पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कि हड़प्पा काल में लोथल से और रोपड़ से और ठीक है, और उसके बाद राखी गढ़ी से, ठीक है, राखी गढ़ी से हमको यहाँ से युगल समाधान के साक्ष्य मिल रहे हैं। हड़प्पा काल में कहाँ मिले हैं? लोथल से, रोपड़ से और राखी गढ़ी से साक्ष्य मिले हैं युगल समाधान के, स्त्री पुरुष सांस दफनाने के। और अगर मध्य पाषाण काल पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? आपका महदहा से हो जाएगा। और ये अगर युगल समाधान यही पूछे, अगर युगल समाधान आपका पूछे नव पाषाण काल में, तो नव पाषाण काल में बुर्जहोम से मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिलता है। मध्य पाषाण काल में बुर्जहोम से मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिल रहा है। जबकि अगर मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य हमको हड़प्पा काल में रोपड़ से मिल रहा है। हड़प्पा काल में रोपड़ जो है हड़प्पा सभ्यता का भारतीय स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम स्थल है। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का रोपड़। तो याद रखिए, बुर्जहोम से जो युगल समाधान मिला है वो नव पाषाण काल का है। महदहा वाला आपका यह मध्य पाषाण काल का है। और लोथल, रोपड़ और राखी गढ़ी का जो साक्ष्य है, यह तीनों साक्ष्य जो हैं आपके वह हड़प्पा काल से मिलते हैं। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो अभी लेटेस्ट में
लेटेस्ट में जो आपको साक्ष्य मिला है युगल समाधान का राखी गढ़ी से, राखी गढ़ी जो हरियाणा में है, जो जहाँ पे वर्तमान में खुदाई हो रही है, और इसकी खुदाई मुख्यतः करा रहे हैं इतिहासकार बसंत शिंदे और नीरज राय। ठीक है, यहाँ से अभी एक युगल समाधान ऐसा मिला है जिसमें एक स्त्री पुरुष जो हैं वह एक दूसरे को देखते हुए दफनाए गए हैं। दोनों जो हैं एक दूसरे को हल्का सा देखते हुए उनको मैपिंग किया गया है। तो ठीक है, तो यह जो साक्ष्य है यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रथम कपल स्कल्टन माना जाता है। यह हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत प्रथम कपल स्कल्टन तो माना जाता है, या तो यह पति पत्नी का होगा, अन्यथा यह किसी लवर्स का होगा। तो इसके साथ हमको राखी गढ़ी से मिले हैं। हरियाणा जो है, हरियाणा चूँकि सभ्यता संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हरियाणा से अनेक महत्वपूर्ण, अनेक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स मिले हैं। यहाँ से बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। इसीलिए हरियाणा की इसी महत्ता के कारण हरियाणा को भारतीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन है हरियाणा को भारतीय सभ्यता का पालना। तो इसका है, हाँ, इसका मतलब है क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, द क्रेडल ऑफ CRADLE, द क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, द क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है? हरियाणा को। तो हरियाणा को द क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन के नाम से भी आपको जाना जाता है। तो ठीक है, अगला समझिएगा, यहीं से अभी जो खुदाई हुई है एक जगह है मुगवाली। यही मुगवाली से हमको सरस्वती नदी के साक्ष्य मिल रहे हैं। मुगवाली से हमको सरस्वती नदी का भी साक्ष्य मिल रहे हैं। और सरस्वती नदी पे जो सबसे पहली बार विचार अपना व्यक्त किया है वह व्यक्त किया है ओल्डहैम ने। किसने व्यक्त किया है? ओल्डहैम ने। सरस्वती नदी पर, ठीक है, सरस्वती नदी पे अपना पहला जो विचार व्यक्त किया है वह व्यक्त किया है ओल्डहैम ने। और सरस्वती नदी को पाकिस्तान में मुख्यतः या प्राचीन काल में कह सकते हैं इसे मुख्यतः वहिंदा, नाड़ा, रैनी, घग्घर आदि के नामों से जाना जाता है। याद देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है वहिंदा, नाड़ा, रैनी, ठीक है, घग्घर आदि नामों से इसको संबोधित किया जाता है। और सरस्वती नदी के बारे में पहला विचार ओल्डहैम ने व्यक्त किया है। वर्तमान में इसका जो अभी साक्ष्य मिला है कि जो हिमालय प्रदेशों से इसके आगमन की पुष्टि होती है, यह कहाँ पे? मुगवाली नामक स्थान पे हमको अभी इसके लेटेस्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और सरस्वती नदी जो है आपका वैदिक काल में ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। इसीलिए सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है, नदियों में उत्तम नदीतमा कहा गया है। आगे आते हैं हम लोग, अब देखते हैं, समझिएगा कि हमने एक क्वेश्चन देखा कि जो सरायनाहर है और महदहा है, दमदमा है। याद देखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इन तीनों स्थलों से, ठीक है। और साथ ही साथ आपका गुजरात में स्थित है आपका लंघनाज। समझिएगा, सरायनाहर, दमदमा, महदहा और लंघनाज, ठीक है। लंघनाज, इन चारों स्थलों से हमको गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिल रहे हैं। गर्त चूल्हा का मतलब हो गया आपका पिटहथ मतलब हो गया ज़मीन के अंदर चूल्हे बनाए के साक्ष्य। जो ज़मीन के अंदर चूल्हे बनाए गए हैं, समझिएगा, जो ज़मीन के अंदर चूल्हे का निर्माण बनाए गए हैं जहाँ पर मनुष्य खाना बनाता होगा, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? एक तो सरायनाहर से, दूसरा दमदमा से, तीसरा महदहा से और चौथा लंघनाज से। और याद रखिएगा, यहाँ पे महदहा से तो 35 गर्त चूल्हे मिले हैं। महदहा से तो 35 गर्त चूल्हों के हमको साक्ष्य मिल रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण समझिएगा, अगर भारतीय इतिहास में प्राचीनतम चूल्हा पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, UGC पूछा है कि भारतीय इतिहास में जो प्राचीनतम चूल्हे का साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? वह है बिलासुर गाँव। कहाँ पे है? बिलासुर गाँव। तो बिलासुर गाँव से हमको भारत में प्राचीनतम चूल्हे का साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम चूल्हे का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह मिला है बिलासुर गाँव से। तो प्राचीनतम पूछेगा तो बिलासुर गाँव, अगर आपको मध्य पाषाण काल में पूछेगा तो सरायनाहर, दमदमा और महदहा और लंघनाज, ठीक है। और अगर 35 पूछेगा कहाँ से गर्त चूल्हे मिले हैं तो आंसर हो जाएगा आपका महदहा, ठीक है, महदहा। अगला क्वेश्चन समझिएगा, और यही अगर आप थोड़े से ताम्रपाषाण काल में जाइए तो ताम्रपाषाण काल में हमें गिलुंद जो है, गिलुंद आपका राजस्थान में स्थित है, गिलुंद से हमको
तंदूरी चूल्हे का साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ पे, तो ताम्र पाषाण काल में कैलकुलिथिक एरा में हमको तंदूर चूल्हे, तंदूरी रोटी बनाने वाले जो चूल्हे हैं, इनके साक्ष्य कहाँ मिले? गिलुंद से मिल रहे हैं। गिलुंद कहाँ है? राजस्थान में है। और याद रखिएगा दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो गिलुंद है, गिलुंद से, ठीक है, सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी के ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। गिलुंद से सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी के हमको ताम्र उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। तो ये तो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हैं। अभी हम और आगे आएंगे तो गिलुंद से हमको अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। अभी हम इनकी चर्चा आगे करेंगे। अगला समझिएगा, तो हमने कहा पीट हर्थ के बारे में आपने सुना, चूल्हे के बारे में। अब एक और महत्वपूर्ण आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, वह आपका है कि समझिएगा, हमने कहा कि सरायनाहर से 14 समाधान मिले हैं, समझिएगा, जबकि लंघनाज से भी 14 समाधान मिले हैं। सरायनाहर से 14 समाधान मिले हैं, लंघनाज से भी 14 समाधान मिले हैं, जबकि लेखहिया जो है आपका उत्तर प्रदेश के जो कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, लेखहिया से हमको 17 समाधान के साक्ष्य मिले हैं। लेखहिया से हमको 17 समाधान के साक्ष्य मिले हैं। और यहीं से जो महदहा है, यहाँ से 28 समाधान के साक्ष्य मिले हैं। महदहा से 28 समाधान के हमको साक्ष्य मिले हैं। और ठीक है, और जबकि दमदमा जो है, याद रखिएगा, दमदमा से हमको 41 समाधान के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा से हमको 41 समाधान के साक्ष्य मिले हैं। और इनमें जो 18 कब्र हैं, ठीक है, मतलब हो गया समझिएगा 41 समाधान, मतलब 41 शवों को, 41 समाधान मतलब 41 जगह शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इनमें से 18 जगह ऐसे हैं जिन कब्रों में 3-3 लोगों को दफनाया गया है, जिनमें से 3-3 लोगों को दफनाने के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। याद रखिएगा, मिलते हैं। जबकि सरायनाहर से जो 14 समाधान मिले हैं, उनमें से एक कब्र में 4 लोगों को दफनाया गया है। एक कब्र में 4 लोगों को दफनाने के भी हमको साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरह आपका जो महदहा है, महदहा से हमको मृगसिंह के छल्ले भी मिलते हैं। हमको मृग के सिंह के बनाए गए जो छल्ले प्राप्त होते हैं, वो कहाँ से हमको मिले हैं? वो हमको मिले हैं महदहा से। तो याद रखिएगा, महदहा इसलिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, इसी काल में, मध्य पाषाण काल में, काल का ही एक जगह है, वो है आपका राजस्थान में। एक है नरवा, दूसरा है लैखवा। ठीक है, देखिए ये स्थल है आपका, और गोविंदगढ़, ये है आपका नरवा, दूसरा है आपका गोविंदगढ़, और तीसरा है लैखवा। तो जो नरवा, लैखवा और गोविंदगढ़ 3 स्थल हैं, यह स्थल जो होते हैं, कहा जाता है कि विश्व इतिहास के ये प्राचीनतम स्थल हैं, जहाँ से वृक्षारोपण का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जहाँ से फॉरेस्ट्रेशन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो याद रखिएगा कि मध्य पाषाण कालिक स्थल जो राजस्थान में स्थित हैं, नरवा, गोविंदगढ़ और लैखवा राजस्थान में हैं, यहाँ से प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य मिल रहे हैं। प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह ठीक है, तो ये तो आपके अभी हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों की बात किया। अब आते हैं हम लोग जो यही का एक इसी काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो है आपका चौपानी मांडो। याद रखिएगा, कौन सा स्थल है? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो आपका यमुना पार, इलाहाबाद में यमुना पार का स्थल है। चौपानी मांडो इसलिए महत्वपूर्ण है कि चौपानी मांडो से हमको एक तो हमको यहाँ पे जंगली धान के साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडो से हमको जंगली चावल या जंगली धान के साक्ष्य मिले हैं, एक समझिएगा। तो चौपानी मांडो से जंगली चावल के साक्ष्य मिले हैं। जबकि नव पाषाण काल में इलाहाबाद में स्थल है कोल्डीहवा, जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले गए हैं। और दूसरा आपका जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो आपका जगदीशपुर है, जिसे कहते हैं लहुरा देव, संत कबीर नगर में स्थित, वहाँ से भारत में प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो जब प्राचीनतम चावल का साक्ष्य पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा? आपका वर्तमान में हो जाएगा लहुरा देव। लहुरा देव से मिलते हैं। ये कहाँ पे है? यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित, ठीक है, कबीर नगर में स्थित स्थल है, जो इसे जगदीशपुर भी कहा जाता है। और यह जो इसका जो साक्ष्य है, लगभग यह 8000 ईसा पूर्व का साक्ष्य है, लगभग 8000 ईसा पूर्व का साक्ष्य माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, लेकिन अगर जंगली चावल या जंगली धान का साक्ष्य पूछेगा तो आपका आंसर फिर हो जाएगा चौपानी मांडो। जो आपका चौपानी मांडो
यमुना पार इलाहाबाद यमुना पार का क्षेत्र है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से हमको प्राचीनतम मृदभांडों के भी साक्ष्य मिलते हैं। याद रखिए, चौपानी मांडो से हमको प्राचीनतम मृदभांडों के भी साक्ष्य मिले हैं चौपानी मांडो से। ठीक है, दूसरा और तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि यहीं पे इलाहाबाद में ही यमुना पार का एक स्थल और है जिसका नाम है भीटा। भीटा से हमको NBPW, ठीक है, नॉर्दर्न पॉलिश्ड, जो आपका NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, आपका है NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो हैं, इसके भी प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ में भीटा मिल रहे हैं। भीटा इलाहाबाद का स्थल है, भीटा इलाहाबाद में स्थित स्थल है। अगला महत्वपूर्ण समझिएगा, जबकि जोरवे संस्कृति में जो ताम्र पाषाण काल का स्थल है, यहाँ से हमको पहली बार ताम्र पाषाण काल में जोरवे संस्कृति वालों ने पहली बार चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया। जो पेंटेड ग्रेवेयर हैं, जो आपके पेंटेड ग्रेवेयर हैं, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चित्रित मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं जोरवे से। जबकि भीटा से NBPW के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मृदभांडों के प्राचीनतम साक्ष्य पूछेगा तो चौपानी मांडो से मिले हैं। और अगर पूछा जाए कि विश्व इतिहास में जो प्राचीनतम मृदभांड मिले वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिले हैं आपको, वो मिलते हैं मिस्र में। ठीक है, मिस्र में जो मिस्र के महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिनका नाम है फ्लैंडर्स पैट्री। ठीक है, तो जो फ्लैंडर्स पैट्री हैं, ठीक है, इन्होंने मृदभांडों के बारे में प्रथम जानकारी दिया और इन्होंने मृदभांडों की महत्व पहली बार इन्होंने स्थापित किया। ठीक है, तो वहीं से पैट्री के माध्यम से जो स्थापित हुआ, वहीं से मृदभांडों की इतिहास आगे बढ़ रहा है। जबकि अभी आगे जब चलेंगे हम लोग नौ पाषाण कालिक साक्ष्यों में, समझिए तो जो आपका लहुरा देव है जिसकी चर्चा हमने किया अभी, या जिसे जगदीशपुर भी कहते हैं, लहुरा देव से हमको चीनी मिट्टी का साक्ष्य मिल रहा है जिसे कहते हैं सिरेमिक्स। ठीक है, तो चीनी मिट्टी का साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है, लहुरा देव से मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण स्थल हैं। अब जहाँ तक अगर हम मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के जीवन की बात करें, जो उनके सांस्कृतिक परिवेश की बात करें, तो सांस्कृतिक परिवेश के अंदर कहा जाता है कि अभी तक यद्यपि पूरा पाषाण काल के पश्चात मध्य पाषाण काल तक पहुँचते पहुँचते इसमें अनेक अभूतपूर्व परिवर्तन होते हैं, अनेक बदलाव की प्रक्रिया भी देखी जाती है। तत्कालीन मानव पहले की अपेक्षाकृत अधिक समुन्नत जीवन व्यतीत करने लगा, लेकिन अभी तक इनके जीवन शैली में बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है। आमूलचूल परिवर्तन का मतलब है कोई क्रांतिकारी परिवर्तन अभी तक हमको देखने को नहीं मिला है। हाँ, इतना है कि पहले की अपेक्षाकृत मानव समुन्नत जीवन व्यतीत करने लगता है। पहले की अपेक्षा मानवीय जीवन में निश्चित तौर से एक प्रकार का इनका जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा अच्छे किस्म का हो जाता है। जो इनके टूल्स मेथड्स हैं वो पहले की अपेक्षा अधिक थोड़ी से परिमार्जित हो जाते हैं। ये सब सामाजिक जीवन में यद्यपि एक नया परिवर्तन होता है कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत इस काल में पहली बार ये लोग समूह बना के रहने लगे और जिसे में बैंड सोसाइटी का जन्म हुआ, जिसे कहते हैं बैंड सोसाइटी। तो बैंड सोसाइटी जो है एक ऐसी अवधारणा होती है, समझिएगा, बैंड सोसाइटी पूछेगा कब का है, तो बैंड सोसाइटी यह आरंभिक समाज का एक सामाजिक समूह या सामुदायिक जीवन का एक स्टेज होता है, एक प्रकार माना जाता है। बैंड सोसाइटी में कहा जाता है कि इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें लगभग 50 से 100 लोग जो होते हैं वह इकट्ठा रहते हैं। 100 लोग एक कबीले के रूप में रहते हैं और ये लोग मुख्यतः इनमें आपसी नातेदारी का विकास होता है। मतलब एक ख़ानदान के हैं, एक पिता के पुत्र हैं, ठीक है, एक घर के लोग हैं, तो इनमें आपसी नातेदारी का विकास होता है। और इनका जो मुख्य आधार होता है, इनके जीवन शैली का जो मुख्य आधार है वह अभी तक जो इनमें यद्यपि अभी तक व्यावसायिक विभेदीकरण तो नहीं आया है, मतलब एक व्यक्ति कौन सा व्यवसाय करेगा ऐसा कोई बात नहीं है। इनके जो कार्य करने की जो दशाएं होती थी वह विभाजन का तरीका जो था वह मुख्यतः अभी तक केवल कह सकते हैं आप कि इनके विभाजन का जो मुख्य आधार है वह आपका लिंग, ठीक है, वह इनके लिंग है और उसके बाद कुछ इनकी जो आवश्यकता है उसके अनुरूप इसका विभाजन हुआ। तो मतलब होता है कि कौन पुरुष है कौन महिला है, इससे पुरुष यह काम करे महिला यह काम करे, इसका मुख्यतः विभाजन का आधार था। अभी और कोई बहुत ज़्यादा विभाजन का आधार नहीं आया था। तो यह प्रकार से अभी प्रारंभिक अवधारणा है। यह एक छोटे से सामाजिक समूह में जीवन शैली का प्रारंभिक नमूना है, जिसे हम अभी कबीलाई समाज से पूर्व की अवस्था मान सकते हैं या कबीलाई समाज के आरंभिक बीजारोपण के रूप में इसको हम
दे सकते हैं। तो कुल मिला के इस काल में मानव सभ्यता में पहले की अपेक्षाकृत बहुत सारे बदलाव हुए। पहले की अपेक्षा कुछ इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए। अब मानव पहले की अपेक्षाकृत अधिक समुन्नत जीवन व्यतीत करने लगा। अब मानव पशुओं के साहचर्य में अधिक आ गया। अब पशुपालन का शुरुआत लगभग पूरी तरह से हो चुका था। पशुपालन के साथ हमको इस काल में मिलने लगते हैं। धीरे धीरे मानव जो समूह है, अब जो पूरी तरह से यायावर था, मानव समूह जो पूरी तरह से घुमक्कड़ था, उसमें निश्चित तौर से पशुओं के सानिध्य में पशुपालन के विकास के फलस्वरूप, ठीक है, और धीरे धीरे कृषि के तरफ इसका जो रुझान भी इस समय बढ़ने लगता है। इससे निश्चित तौर से अब कहीं न कहीं मानव जीवन में अस्थायित्व की शुरुआत का बीजारोपण होने लगता है। एक प्रकार से प्रारंभिक सामाजिक अवधारणा, प्रारंभिक सामुदायिक जीवन का भी विकास इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जा सकती है। मध्य पाषाण काल के पश्चात जो मानव जीवन था, जो मानवीय विकास की प्रक्रिया थी, वह विकास की प्रक्रिया एक नए युग में, एक नए कालखंड में प्रवेश करती है। यह जो नया युग है, नया कालखंड है, यह मानव के जीवन में अनेक आमूलचूल, अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। इसमें अनेक महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। इन बदलावों के फलस्वरूप मानवीय समाज पहले की अपेक्षाकृत अधिक समुन्नत जीवन शैली व्यतीत करता है। मानवीय समाज पहले की अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत हो गया। मानव पहले की अपेक्षाकृत अब अधिक सामाजिक हो गया। अब इस कालखंड में पहली बार मानवीय जीवन में अनेक ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं जो परिवर्तन आगे चल के मानव समाज के मुख्य आधार बनते हैं। जैसे इस काल में पहली बार सामुदायिक जीवन की शुरुआत होती है। इस काल में मानव सभ्यता पहली बार अस्थायी जीवन शैली व्यतीत करना शुरू कर देती है। इस कालखंड में मानव पहली बार नियमित कृषि का शुरुआत कर देता है। इस कालखंड में मानव पहली बार नियमित रूप से अग्नि का प्रयोग करना शुरू कर देता है। और इस समय पहली बार विश्व इतिहास में व्यावसायिक विभेदीकरण की शुरुआत होती है। और इस काल में ही पहली बार विश्व इतिहास में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा का भी प्रादुर्भाव होता है। तो ये जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं, और इसी कालखंड में पहली बार व्यावसायिक विभेदीकरण के साथ साथ सामाजिक विभेदीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी हमको देखने को मिलने लगता है। तो इस प्रकार से समाज की एक प्रकार से जो प्रारंभिक रूपरेखा है वह स्थापित होती है। ठीक है, वह स्थापित होती है। यही समय है जब कोलार का जो खान है, सोने की खान है जो कर्नाटक की, वह पहली बार अपने अस्तित्व में आती है। और यही काल है जब मानव सभ्यता ने पहली बार विश्व में पहली टाइम इन्होंने चाक का आविष्कार किया और पहिए का आविष्कार किया। जो चाक है जिस पे इनको बर्तन या मिष्ठान बनाने की सुविधा हो गई, और जो चाक को इसीलिए हम आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत भी कहते हैं। याद रखिएगा कि चाक को हम मुख्यतः क्या कहते हैं, आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत। तो यह एक प्रकार से हार्बिंगर ऑफ, या कह सकते हैं पायनियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन है। पायनियर ऑफ, ठीक है, मॉडर्न सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह जो पहिए का आविष्कार हुआ, इन दोनों आविष्कारों के फलस्वरूप मानवीय समाज पहली बार स्थापित रूप से टेक्निकल एस्पेक्ट का प्रयोग करने लगता है। पहली बार स्थापित रूप से यह एक तकनीक युक्त शैली जीवन व्यतीत करने लगता है। तो ये जो आमूलचूल परिवर्तन इस काल में हमको देखने को मिलते हैं। इसी कालखंड में मानव सभ्यता पहली बार ग्राम्य संस्कृति का विकास होता है, ग्रामीण संस्कृति का जीवन व्यतीत करने लगती है। इसी काल में बस्तियों में मानव जीवन के महत्वपूर्ण साक्ष्य हमको प्राप्त होने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, चाहे नियमित कृषि हो, चाहे नियमित पशुपालन हो, चाहे नियमित अग्नि का प्रयोग हो आदि, ठीक है, ये महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है मानव सभ्यता में, ये सभी परिवर्तन चूँकि, ठीक है, क्रांतिकारी हैं, इसीलिए इसे नव पाषाणी क्रांति कहते हैं। क्योंकि यह क्रांति नव पाषाण काल में हो रही है। या देखिए, यह क्रांति नव पाषाण काल में हो रही है, इसीलिए आपको यह क्या है, यह नव पाषाणी क्रांति है। तो यह आपका नियोलिथिक रिवॉल्यूशन है। यह नियोलिथिक रिवॉल्यूशन है। यह रिवॉल्यूशन जो है वह सांस्कृतिक क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या किया गया, मानव ने
अपने सांस्कृतिक क्षेत्रों में, सांस्कृतिक जीवन शैली में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। तो यह परिवर्तन उसके सांस्कृतिक जीवन में हो रहा है, इसीलिए इस काल को कल्चरल रिवॉल्यूशन का काल भी कहते हैं। कल्चरल रिवॉल्यूशन, तो नवपाषाण काल एक सांस्कृतिक क्रांति का काल है। एक क्वेश्चन आता है मेंस में अक्सर, तो नवपाषाण काल एक कल्चरल रिवॉल्यूशन का काल है, जिसके लिए इस शब्द का प्रयोग किसने किया है? कल्चरल रिवॉल्यूशन। नवपाषाण काल को एक कल्चरल रिवॉल्यूशन और एक अन्न उत्पादक संस्कृति, एक कह सकते हैं ग्रेन प्रोडक्टिव कल्चर, जो ग्रेन प्रोडक्टिव कल्चर और कल्चरल रिवॉल्यूशन शब्द जो है, इन दोनों का प्रयोग किया है गार्डन चाइल्ड ने। इन दोनों का प्रयोग किसने किया है? गार्डन चाइल्ड महोदय ने। गार्डन चाइल्ड ने इसका प्रयोग किया है। गार्डन चाइल्ड ने विभिन्न सामाजिक जीवन शैलियों में, विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, इन्हीं के आधार पे यह परिवर्तन सांस्कृतिक जीवन में हुआ, इसीलिए इसे सांस्कृतिक क्रांति कहा। तो क्रांति जो शब्द है, यह बेसिकली क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। क्रांति का मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन, ठीक है। तो जो प्रचलित विचारधारा हो, जो प्रचलित व्यवस्था हो, जो प्रचलित शासन पद्धति हो, अगर इसमें कोई भी आमूलचूल परिवर्तन या बदलाव किया जाता है तो उसे कहा जाता है क्रांति। उसे कहा जाता है क्रांति। जबकि विद्रोह जिसे कहते हैं हम रिवोल्ट या रिबेलियन, इसका मतलब होता है जब कोई स्थापित विचारधारा हो, जब कोई प्रचलित सत्ता हो, सरकार हो, अगर उसको जड़ से हटा कर, उसको समाप्त करके उसके स्थान पे दूसरी शासन पद्धति को लागू कर दिया जाए, दूसरी शासन पद्धति स्थापित कर दिया जाए, उसे कहते हैं विद्रोह, ठीक है। विद्रोह। तो 1857 जो है वो क्रांति नहीं है, वो विद्रोह है। 1857 का उद्देश्य क्या था? वह उद्देश्य जो था वह बेसिकली स्थापित सत्ता को हटाकर उसके स्थान पे मुगल सत्ता को फिर से स्थापित करना था। इसीलिए बहादुर शाह जफर को क्रांतिकारियों ने शहंशाहे हिंद घोषित किया था, ठीक है। तो वह विद्रोह था। जबकि आंदोलन या मूवमेंट का मतलब होता है जब किसी ऐसी विचारधारा या पद्धति, जब किसी एक विशेष राजनीतिक मुद्दे को लेकर उसे पाने का प्रयास किया जाता है, उसके लिए प्रयास किया जाता है, तो उसे कहते हैं आंदोलन या मूवमेंट। जैसे गांधी जी का चंपारण आंदोलन हो गया, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का नमक आंदोलन हो गया, नमक सत्याग्रह आंदोलन हो गया, या गांधी जी का खेड़ा आंदोलन हो गया, ठीक है। तो जो विशेष रूप से एक मुद्दे पर किया जाए, जैसे अन्ना हजारे का लोकपाल विधेयक आंदोलन, ठीक है, हाँ, जैसे किसानों का एमएसपी के लिए किया गया आंदोलन, तो ये क्या है? एक विशेष मुद्दे को लेकर किया गया आंदोलन है, जिसे हम कहते हैं मूवमेंट या आंदोलन, ठीक है। तो जो क्रांति होता है, क्रांति का बदलाव या परिवर्तन होता है, और यही शब्द जो है आपका इंकलाब भी कहलाता है। इंकलाब का मतलब भी होता है बदलाव या परिवर्तन। तो इंकलाब जिंदाबाद जो है, तो इंकलाब शब्द का पहली बार प्रयोग वह मोहम्मद इकबाल ने अपने ग्रंथ बंग-ए-दर्रा में किया। मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब शब्द का प्रयोग पहली बार अपने ग्रंथ बंग-ए-दर्रा में किया है। जबकि इंकलाब जिंदाबाद जो शब्द है, जो इंकलाब जिंदाबाद टर्म है, या जिसे राजनीतिक नारे के रूप में प्रयोग करने का श्रेय दिया जाता है आपका भगत सिंह को। तो भगत सिंह ने राजनीतिक नारे के रूप में इंकलाब जिंदाबाद शब्द का प्रयोग किया। और तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो यह है कि जो आपका बदलाव की प्रक्रिया है, या जो बदलाव, हाँ, एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, वह यह तथ्य है कि मोहम्मद इकबाल ने ही पहली बार तराना-ए-हिंद में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान लिखा है, ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो कहाँ पे मिलता है? तराना-ए-हिंद मिलता है, ठीक है। जो आपके मोहम्मद इकबाल हैं, इनको मुस्लिम राष्ट्र की प्रारंभिक अवधारणा स्थापित करने का भी दोषी माना जाता है, जिन्होंने 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में पहली बार यह कहा था कि पश्चिमोत्तर प्रांत में मुस्लिम बहुल राष्ट्र की संभावना है। और यह जो कथन था, यही बाद में चल के एक पाकिस्तान का मुख्य आधार बनता है। यद्यपि बाद में चल के कराची अधिवेशन और जो आपका लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत जो बांटो और जाओ का नारा दिया गया, हाँ, ये सब जो पाकिस्तान की मांग की गई, ये सब तो आगे चल के होते हैं आपके बेसिकली 40 और 43 में। लेकिन महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी आपके आधुनिक व्यक्तित्व रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी का कहना था, वो कहते हैं कि भारत विभाजन का जो कारण है वह आपके मोहम्मद इकबाल या जिन्ना नहीं है, बल्कि भारत विभाजन का मुख्य कारण जो है वो लॉर्ड मिंटो हैं। तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद का कथन है कि भारत विभाजन का मुख्य कारण
लॉर्ड मिंटो हैं, न कि मोहम्मद इकबाल या जिन्ना। तो आते हैं अब हम लोग देखिए, तो हमने कहा कि अब एक फूड प्रोडक्टिव कल्चर है, यह एक कल्चरल रिवोल्यूशन का दौर है। ठीक है, गार्डन चाइल्ड ने मुख्यतः जो अपना ग्रंथ लिखा है, गार्डन चाइल्ड का सबसे फेमस ग्रंथ है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। ठीक है, याद देखिएगा, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री वह गार्डन चाइल्ड का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। और दूसरा गार्डन चाइल्ड का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है द आर्यंस। ठीक है, द आर्यंस उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और तीसरा इनका सबसे फेमस ग्रंथ है द अर्बन रिवोल्यूशन, द URBAN, द अर्बन रिवोल्यूशन इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उन्होंने नगरीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उन्होंने भारत में नगरीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय किसे दिया जाता है, वह गार्डन चाइल्ड महोदय को दिया जाता है, जिन्होंने द अर्बन रिवोल्यूशन में नगरीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और बेसिकली द्वितीय नगरीकरण पर इन्होंने महत्वपूर्ण अपना काम भी किया है। ओके, ठीक है, तो ये तो हमने अभी चर्चा किया। इस संदर्भ में आगे देखते हैं, जहाँ तक नवपाषाण काल शब्द की बात है, तो नवपाषाण काल टर्म जिसे नियोलिथिक कहते हैं, ठीक है, तो नियो मतलब होता है न्यू लिथियो और लिथिक इज रिलेटेड टू लिथियोस। इसका मतलब हो गया कि पाषाण उपकरणों के नए युग का कालखंड, जिसे कहते हैं नवपाषाण काल। जॉन लुबाक ने पहली बार अपने ग्रंथ द प्री हिस्टोरिक टाइम्स या प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इन्होंने नवपाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। तो नवपाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन लुबाक ने प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया है। और इसी ग्रंथ में उन्होंने पुरापाषाण काल शब्द का भी पहली बार प्रयोग किया है। पुरापाषाण काल शब्द का पैलियोलिथिक, तो पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक बोथ द टर्म्स आर फर्स्टली यूज्ड बाय जॉन लुबाक इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स। अब दूसरा महत्वपूर्ण समझिएगा, जबकि जो प्री हिस्टोरिक इंडिया है वह स्टुअर्ट पिगट ने लिखा है प्री हिस्टोरिक इंडिया, ये है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, और वह ग्रंथ है स्टुअर्ट पिगट का प्री हिस्टोरिक इंडिया। जबकि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स जो है वह ग्रंथ लिखा गया है, वह ग्रंथ है बार्ड्रिक महोदय का, बार्ड्रिक ने लिखा है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। अगला समझिएगा, जॉन लुबाक ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया, जबकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में सबसे पहली बार टेम्स जो टोन्स नदी का एरिया है, ठीक है, आपका टोन्स जो है बेलन की सहायक नदी है, जो टोन्स नदी का एरिया है, यहीं से हमको पहली बार भारत में नवपाषाणकारिक उपकरण मिलने लगते हैं, जिसकी खोज 1860 में लेमेंसुयर महोदय ने किया था। लेमेंसुयर महोदय ने किया था, कहाँ से किया था, टोन्स नदी वेदिका से भारत में नवपाषाण काल। ठीक है, अगर देखिए तो हमने कहा अब हमने बता दिया कि नवपाषाण काल में ये तो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, नियमित कृषि से लेकर पशुपालन, अग्नि और सामाजिक जीवन और सामुदायिक जीवन की शुरुआत हुई, ये सब बता दिया। अब आगे समझिएगा कि इस काल में, ठीक है, इस कालखंड को अगर हम प्राचीनता के दृष्टिकोण से देखें तो नवपाषाण काल का जो मूल समय है, समझिएगा, नवपाषाण काल का जो मूल समय है यह लगभग हम 8000 ईसा पूर्व के बाद के मानते हैं, के बाद का समय याद रखिएगा। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अभी तक हम मानते थे लगभग 4-5 हज़ार BC ईसा पूर्व का जो समय है वो भारत में नवपाषाण काल रहा होगा। और हम ये मानते थे कि जो आपका मध्य पाषाण काल है इसका समय लगभग 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व रहेगा, क्योंकि मानव सभ्यता ने इस समय एक छोटा सा जीवन का दौर गुजारा होगा। ठीक है, तो इसमें जो परिवर्तन की श्रृंखला है वह बहुत जल्द ही नवपाषाण काल में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए मान गया छोटा सा ये, तो विश्व परिप्रेक्ष्य में यद्यपि यह विभाजन जो हैं वह पूरी तरह से सर्वमान्य या पूरी तरह से यूनिवर्सल नहीं है, तो इनमें समय के साथ, परिस्थितियों के साथ और क्षेत्रीय हितों के अनुकूल थोड़े बहुत परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मोटा मोटी तौर पे जो नवपाषाण काल के सांस्कृतिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, अगर हम उनको आधार बना के देखें तो ये मान लिया जाता है कि लगभग 8-9 हज़ार तक, कहीं कहीं कुछ इतिहासकार तो 10,000 ईसा पूर्व तक भी नवपाषाण काल को मानते हैं। तो ये माना गया कि अगर नियमित कृषि को आधार बनाया जाए, नियमित पशुपालन को आधार बनाया जाए और अग्नि के प्रयोग को नियमित देखा जाए, तो हम अगर नवपाषाण काल इसको मानते हैं, ठीक है, मानते हैं, तो वास्तव में जो कृषि का विकास है वो एक मानक है। इसका कृषि के विकास के संदर्भ को अगर देखें तो कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य हमको विश्व में मिला है वह हमको नील नदी घाटी के बाडी कुबानिया से मिला है।
वो हमको मिला है बाडी कुबानिया से। इसका जो समय है यह लगभग 8-9 हज़ार ईसा पूर्व तक जाता है। इसका समय जो है वो लगभग 8 से 9 हज़ार ईसा पूर्व जा रहा है। इसी में एक अन्य जगह है, उसका नाम है कोमअम्बो। यहाँ से हमको कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और इसी तरह एक क्षेत्र है जो पश्चिम एशिया में है, जेरिको और जेरिमो। जेरिको और जेरिमो जो है, यहाँ से भी हमको कृषि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। और जो जेरिको है जो फिलिस्तीन में स्थित है, जेरिको जो फिलिस्तीन में स्थित है, यहाँ से हमको प्राचीनतम किलेबंदी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, प्राचीनतम किलेबंदी और बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम किलेबंदी और बस्तियों के साक्ष्य हमको प्राचीनतम रूप से कहाँ मिले हैं? हमको जेरिको से मिले हैं। ठीक है, और यही क्षेत्र से हमको कृषि के बारे में भी और पशुपालन के बारे में भी जानकारी मिल रही है। इसी तरह का जो क्षेत्र है, इसी तरह का अगर और क्षेत्र हम देखें तो यहीं पर जो एक अन्य जगह है जिसे कहते हैं आपका दक्षिणी तुर्की में स्थित है, इसका नाम है हुयूक बस्ती। दक्षिणी तुर्की में स्थित जो है हुयूक बस्ती, ठीक है, दक्षिणी तुर्की में है। यहाँ से भी हमको, ठीक है, यहाँ से भी हमको कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और ठीक है, तो ये तो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। साथ ही साथ जो आपका इज़राइल और जॉर्डन के पास स्थित एक जगह है जिसको, जहाँ से जो बहुत सारे साइट्स खोजे गए, इनको कहा जाता है नतूफियन संस्कृति। नतूफियन संस्कृति के क्षेत्र कहाँ पे हैं? इसके जो क्षेत्र हैं वो आपके इज़राइल और जॉर्डन के पास हैं। यहाँ से भी हमको नवपाषाण कालिक साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अगर इन सभी साक्ष्यों को हम देखें तो मोटी तौर पे लगभग 8,000-9,000 ईसा पूर्व में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और बस्तियों के साक्ष्य भी कहीं 8,000, कहीं 7,500, 8,000, 8,500 इसी के आसपास हमको मिल रहे हैं। ठीक, और अगर ठीक है, तो हमने अगर इसको आधार बना के देखा तो हमने क्या किया कि अलग अलग स्थानों पे थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ 200 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष तक यहाँ पे अंतर भी प्राप्त हो रहा है। तो इसी आधार पर विश्व के अन्य देशों में अन्य स्थानों पे जैसे ही ये विशेषताएं मिलती हैं उसके अनुरूप थोड़े बहुत अंतर दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए विश्व के अन्य देशों के नवपाषाण कालिक कालखंड में भी थोड़े बहुत अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए आप जो अलग अलग किताबें पढ़ते हैं तो सब में थोड़ा थोड़ा अलग अलग समय हमको दिखाई देता है। तो इसका मुख्य आधार क्या है? आपका कृषि पशुपालन, ये जो विशेषताएँ हैं। ये जो सांस्कृतिक जीवन है वास्तव में जिसका मूल आधार कृषि और पशुपालन को अगर माना जाए नियमित रूप से और नियमित आग का प्रयोग है, तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि विश्व के अन्य देशों में की तरह, ठीक है, या विश्व के अन्य देशों की तरह भारत चाहे अन्य देश हों, हर देशों में वास्तव में एक समय ही नवपाषाण क्रांति नहीं आई होगी, बल्कि यह परिवर्तन की प्रक्रिया कहीं थोड़े जल्दी आई होगी, कहीं थोड़े देर में आई होगी। यह परिवर्तन की प्रक्रिया जो है यह प्रत्येक स्थान पे, जगह पे, देश काल के परिवेश के अनुरूप, वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप और साथ ही साथ वहाँ की भौतिक आवश्यकताओं, वहाँ के पर्यावरणीय दशाओं के फलस्वरूप और वहाँ के मानवीय आवश्यकताओं के फलस्वरूप इसका विकास हुआ होगा। इसीलिए इस सांस्कृतिक परिवेश में थोड़े बहुत अंतर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं कि नियमित कृषि और नियमित पशुपालन और नियमित अस्थायी जीवन जो है वह प्रत्येक जगह एक साथ नहीं, बल्कि इनका विकास जो होगा अन्य जगहों पे या अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में हुआ होगा। ठीक है, तो ये विशेषताएं जब मिलने लगी तो आका हो गया नवपाषाण काल। हम भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत में अभी तक जो हमारे पास कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य था वह साक्ष्य मानते थे आपके मेहरगढ़ से बलूचिस्तान में स्थित जो मेहरगढ़ का साक्ष्य है यह लगभग 7,000 ईसा पूर्व में था, जो हमको मुख्यतः आपके जौ के रूप में प्राप्त होता है। और याद रखिएगा कि विश्व इतिहास में माना जाता है कि मानव ने जो कृषि में जो पहला फसल उगाया होगा, पहला फसल जानकारी मिला होगा वह जौ था। तो याद रखिएगा वह जौ रहा होगा। तो हम ये मानते थे कि भारत में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य लगभग 7,000 ईसा पूर्व में हमको मिल रहा था मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ से ही भारत में प्राचीनतम बस्ती का भी साक्ष्य मिल रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यहीं से हमको भैंस पालन का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। तो हमने माना कि पशुपालन का साक्ष्य भी यहाँ पे है, चूँकि मेहरगढ़ से पहले ही, ठीक है, हमको आदमगढ़ से और बागोर से फिर पशुपालन के साक्ष्य मिल गए, जो प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य माने जाते हैं, जो आपके मेसोलिथिक कल्चर के हैं। और वर्तमान समय में उसके बाद चलकर जो इलाहाबाद में स्थित कोल्डिहवा से जब हमको चावल का साक्ष्य मिला, जिसका समय लगभग 6,000 ईसा पूर्व था, तो यह चावल का साक्ष्य हो गया और जौ का साक्ष्य जो हो गया हमको मेहरगढ़ माना गया।
तो हम मानते थे कि लगभग मान लीजिए कि अगर 7,000 में चावल हमारे पास जौ के थोड़े बहुत साक्ष्य प्रारंभिक मिल रहे हैं और 6,000 में हमारे पास एक प्रकार से समझिए तो चावल के साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है, और चौपानी मांडू से हमको जंगली धान के साक्ष्य पहले मिल चुके हैं। तो हम मान लिए कि भारत में नियमित जो कृषि है वो 1,000 वर्ष बाद, लगभग 1-2,000 वर्ष बाद शुरू हो गया होगा। तो हम मान लेते थे कि 4-5 हज़ार ईसा पूर्व में भारत में भी नवपाषाण काल आ गया होगा, ठीक है, आ गया होगा। लेकिन अभी क्या हुआ, जो वर्तमान में जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भी नवीन मिला वह आपके संत कबीर, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित लहुरा देव से मिला। लहुरा देव का एक अन्य नाम है जगदीशपुर। तो जो लहुरा देव से हमको साक्ष्य मिला, या जिसे हम कहते हैं जगदीशपुर, लहुरा देव संत कबीर नगर में स्थित, यह जो साक्ष्य है इसका समय लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक जा रहा है। तो इसका मतलब है विश्व में जो कृषि की शुरुआत हो रही है उसी के कालखंड के आसपास हमारे देश में भी कृषि का साक्ष्य मिल रहा है, इसके, ठीक है, साक्ष्य मिला है। और दूसरा, यही लहुरा देव जिसे कहते हैं जगदीशपुर से हमको सेरेमिक्स, चीनी मिट्टी का भी साक्ष्य मिला है, सेरेमिक्स या चीनी मिट्टी का भी साक्ष्य मिला है। तो इससे मतलब यह हो गया कि निश्चित तौर से अब भारत में भी इसकी तिथि पीछे जानी चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अभी हम हड़प्पा सभ्यता जिसकी चर्चा हम करते थे, और हम हड़प्पा सभ्यता को मुख्यतः जो उसका मेन स्ट्रीम है, जो उसका मेन टाइम है, जो उसका एक विकसित हड़प्पा संस्कृति का स्वरूप है जिसे हम मैच्योर्ड हड़प्पा काल कहते हैं, अगर हम इसको देखें तो हम ये मानते थे कि मैच्योर हड़प्पा पीरियड में मुख्यतः करीब 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व का रहा होगा, जिसमें से मैच्योर पीरियड जो है ये समुन्नत या एक जेनेथ पॉइंट की जो संस्कृति इनकी है, ये इनके संस्कृति का जो सर्वोच्च काल रहा होगा वह लगभग 2500 से लेकर, या कह सकते हैं 2350 से लेकर 1700-1800 ईसा पूर्व रहा होगा। 1700-1800 ईसा पूर्व के पश्चात इनके नगरीय जीवन शैली में धीरे धीरे हमको ह्रास के तत्व दिखाई देने लगते हैं, धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगता है इनका। और यह डाउनफॉल जो नगरों में है यह लगभग आगे चल के 1700-1800 ईसा पूर्व तक आते आते, ठीक है, पूरी तरह से यह ग्राम्य संस्कृति में परिवर्तित हो जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का नगरीय स्वरूप नष्ट हो जाता है, मतलब हड़प्पा सभ्यता पतनशील हो जाती है, उसके पश्चात ग्राम्य संस्कृति की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अभी जो बसंत सिंधे जी और नीरज राय जी खुदाई कर रहे हैं इस समय राखी गढ़ी में, तो राखी गढ़ी की खुदाई के फलस्वरूप जो हमारे पास अभी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित और प्राक हड़प्पाई साइट से संबंधित जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं उनकी तिथि लगभग 7,000 ईसा पूर्व तक जा रही है। उनकी तिथि लगभग 7,000 ईसा पूर्व तक जा रही है। इसका मतलब यह है कि अगर हड़प्पा सभ्यता का हम प्राक हड़प्पाई स्थलों के रूप में इनकी तिथि 8-7 हज़ार ईसा पूर्व तक मान लें, तो निश्चित तौर से तो हड़प्पा सभ्यता का जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो उसकी कंटिन्यूटी ऑफ कल्चरल स्टेज है, वो निश्चित तौर से अब प्राचीन को जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि जो हमारे पास कैलकुलेटिक साइट्स हैं, जो हमारे पास ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां हैं, जिनके बनावट की तकनीक और इनका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो हड़प्पा सभ्यता से, विकसित हड़प्पा सभ्यता से निम्न कोटि का है। यह प्राक हड़प्पाई स्थलों जैसा लगता है, ठीक है, भले ही इनकी तिथियां कुछ जगह पे हड़प्पा सभ्यता के बाद प्राप्त हो रही है, लेकिन इनके रहन सहन का जो परिवेश है वह मुख्यतः ग्राम्य जीवन का है, वह ग्रामीण सामुदायिक जीवन का है, या कच्ची घरों में निवास करते हैं। इनके जीवन शैली जो है वह हड़प्पा सभ्यता के विकसित स्वरूप से निम्न कोटि का है, इसीलिए हम इनको हड़प्पा संस्कृति से पूर्व ही रखते हैं, ठीक है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि अगर प्राक हड़प्पाई स्थलों का जो इसका जो डेटिंग सिस्टम है, जो इसकी एंटिक्विटी है, अगर वो पीछे जा रही है तो उसी के सापेक्ष जो है ताम्रपाषाण काल को भी पीछे जाना चाहिए और हड़प्पा सभ्यता को भी पीछे जाना चाहिए। तो उसके अनुरूप भारत में नवपाषाण काल को भी पीछे जाएगा। इस आधार पर कह सकते हैं कि विश्व सभ्यता में जब नवपाषाण काल की शुरुआत हुई होगी उसी के आसपास कमोबेश थोड़े बहुत अंतर के साथ भारत में भी नवपाषाण काल की शुरुआत हम मान सकते हैं। तो भविष्य की खुदाइयों में और ज़्यादा इस पर प्रकाश पड़ने की संभावना है। अब आते हैं जो हमको नवपाषाण काल के संदर्भ में महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल रहे हैं, वह हमको उत्तर भारत से मिल रहे हैं, हमको मध्य भारत से मिल रहे हैं, हमको वह आपके पश्चिमी भारत से भी मिल रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमको आपके दक्षिणी भारत के मुख्यतः कर्नाटक के क्षेत्रों से, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से और तमिलनाडु के क्षेत्रों से भी हमको इसके साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। चाहे आपका दक्षिण भारत का उतनूर हो, कुपगल हो, चाहे आपका वहीं पे जो आपका पय्यमपल्ली हो, ठीक है, जो बेसिकली तेलंगाना में स्थित है वर्तमान में। और इसी के साथ साथ
आपका जो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी हो, पिकलीहल हो आदि जो स्थल हैं। अब ये सब जो स्थल हैं और ठीक है, और आपका खासकर उड़ीसा में यही पे बड़ा फेमस स्थल है कुचाई, ठीक है, महत्वपूर्ण स्थल है। इसी बिहार में जो स्थल है चिराद है, जहाँ से हमको बहुसंख्यक मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, तो इनसे महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। इसी के तहत जो आपका कश्मीर में स्थित 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं, एक है आपका बुर्ज होम, जो कहा जाता है कि भोज वृक्षों के कारण बुर्ज वृक्षों के कारण मुख्यतः फेमस है, और दूसरा है गुफकराल, जिसे कुम्हार की गुफा कहते हैं, गुफकराल। ये जो दोनों महत्वपूर्ण स्थल हैं, ये दोनों आपके जम्मू कश्मीर के स्थल हैं। बुर्ज होम और गुफकराल से हमको गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम और गुफकराल से हमको गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, पोस्ट होल्स, याद रखिए इसके, ये आपके पोस्ट होल के साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास मतलब मानो जिसमें गर्त में जमीन के खोद कर अंदर निवास करता है, जिसे कहते हैं गर्तावास। तो गर्तावास का जो साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है? यह बुर्ज होम और गुफकराल से। और याद रखिएगा ये दोनों साक्ष्य कहाँ के हैं? ये दोनों साक्ष्य नवपाषाण काल के हैं। बुर्ज होम और गुफकराल नवपाषाण काल के हैं। और मैंने आपको और चर्चा किया था कि बुर्ज होम से ही मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। बुर्ज होम से ही मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। इसका मतलब युगल समाधान का भी साक्ष्य हमको बुर्ज होम से मिला है, लेकिन ये नवपाषाण काल का साक्ष्य है। और गर्तावास जमीन के अंदर रहने का भी साक्ष्य मिला है बुर्ज होम से, ठीक है। तो याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम और देखें तो हमने चर्चा अभी किया था कि जो आपका महगड़ा जगह था, वहाँ से हमको गोलाकार झोपड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अगला समझिएगा। इसी तरह तो एक तो पोस्ट होल का ये साक्ष्य हो गया, साथ ही साथ, ठीक है, देखिए आपका है ना, महगड़ा जो है, महगड़ा से हमको गोलाकार झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। इसी तरह हमको इस काल में मेहरगढ़ से, बेलन घाटी के क्षेत्रों में महगड़ा से, बेलन घाटी के क्षेत्र है पंचोह नवपाषाण काल का, और कोल्डिहवा, इन क्षेत्रों से भी हमको इस कालखंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। जो गर्तावास का साक्ष्य है, अगर आपको नवपाषाण काल पूछेगा तो बुर्ज होम और गुफकराल आंसर होगा। अगर यह आपका मध्यपाषाण काल पूछेगा तो गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सराय नाहर से, चौपानी मांडो से और महदहा से। तो सराय नाहर, याद रखिएगा, सराय नाहर, चौपानी मांडो और महदहा, ये 3 स्थल जो हैं, ये तीनों स्थल मध्यपाषाण काल के हैं, जहाँ से हमको पोस्ट होल गर्तावास के अंदर रहने के साक्ष्य मिले हैं। और नवपाषाण काल में बुर्ज होम और गुफकराल से ऐसे हमको ये साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो यह जो काल है, इस कालखंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपका यह रही है, जो महत्वपूर्ण हमको साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, आपने इसको देखा। अब आते हैं थोड़े से हम नवपाषाण काल के संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अगर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो हम यह पाते हैं, एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे यह मिलता है कि जहाँ उत्तर भारत एक नियमित कृषि और पशुपालन की अवस्था से एक समुन्नत जीवन शैली की व्यवस्था में जीवन व्यतीत कर रहा था, इसका जीवन ज़्यादा समुन्नत था। यह एक प्रकार से वेल शेप्ड, वेल कल्चर्ड, और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह एक वेल सेटल्ड व्यवस्था के अंतर्गत समाहित हो चुका था। वहीं दक्षिण भारत अपेक्षाकृत उत्तर भारत के, इसका जो जीवन शैली था वह निम्न प्रकृति का था। इसका जो जीवन शैली था उत्तर भारत की तरह समुन्नत नहीं था। यह तथ्य जरूर याद रखिएगा कि दोनों में मूलभूत क्या सांस्कृतिक अंतर रहे हैं। उत्तर भारत की अपेक्षा कि दक्षिण भारत के जीवन शैली, रहन सहन की जो पद्धति थी वह निम्न प्रकृति की थी। इसीलिए जहाँ उत्तर भारत एक समन्वित जीवन शैली व्यतीत कर रहा था, वहीं दक्षिण भारत इस समय तक मुख्यतः चरवाही संस्कृति में, मुख्यतः यह एक प्रकार जो शेफर्ड कल्चर है, एक प्रकार का जो पास्टोरल कल्चर है, वह उसमें जीवन व्यतीत कर रहा था। ये मुख्यतः पशु चरवाही संस्कृति वाले थे। ये मुख्यतः आपके चरवाही संस्कृति, शेफर्ड कल्चर के अंतर्गत जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसके मुख्यतः साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत में मुख्यतः आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रों में। आंध्र प्रदेश का एक फेमस एरिया है, महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल साइट है उतनूर। इसी तरह आपका कर्नाटक का कुपगल और कोडिकल, और साथ ही साथ एक तेलंगाना का एक स्थल है पलवाय। ये इन स्थलों से हमको एस माउंट्स का मतलब होता है राख के टीले, हमको एस माउंट्स जिसे कहते हैं एस टीले, क्वेश्चन पूछा गया है सिविल में, एस माउंट्स क्या होते हैं? तो एस माउंट्स के साक्ष्य मिलते हैं।
ये एस माउंट्स का तात्पर्य होता है कि दक्षिण भारत में जो ये पशुचारी समूह के लोग थे, ये लोग अपने पशुओं को जहाँ पे बांधते थे, जिसे कहते थे बाड़ा, जो पशुओं का इनका बाड़ा होता था, वहाँ पे जो पशुओं को रखते थे, उसमें करते क्या थे, तो जब पशु काफ़ी दिन तक वहाँ रहते थे तो उनका जो आपके पशुओं के गोबर हुए, चाहे पशुओं के जो मलमूत्र होते थे, वे जो इकट्ठे हो जाते थे और जहाँ पे बाड़ा बनाया जाता था, जो बांस बल्लियों की सहायता से, घास फूस की सहायता से बनाया जाता था, इस सबको इकट्ठा करके लास्ट में उसको जला देते थे और उसको जला के वहाँ से वो दूसरे स्थान पे माइग्रेट कर जाते थे, थोड़े बगल में जाके अपना नया बाड़ा बनाते थे। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे स्थानों से ऐसे ही राख के बड़े बड़े टीले मिले हैं जो उनके पशुचारण संस्कृति को दर्शाते हैं। इससे ये पता चलता है कि इनका सांस्कृतिक परिवेश जो था वह उत्तर भारत के अपेक्षाकृत अभी निम्न प्रकृति का था। तो यह एक महत्वपूर्ण अंतर देखने को हमको मिलता है। तो ये तो महत्वपूर्ण आपको जानकारी रहा है। एक और संदर्भ है जो हमने अभी चर्चा किया था कि जो युगल समाधान की बात हमने किया था। युगल समाधान समझिएगा, युगल समाधान आपको एक तो मिल रहा है बुर्जहोम से, बुर्जहोम जो बेसिकली नवपाषाण काल का समय है। दूसरा युगल समाधान हमको कहाँ मिल रहा है, हमको हड़प्पा काल मिल रहा है। कहाँ से, लोथल से मिल रहा है, हमको कालीबंगा से मिल रहा है युगल समाधान, दो समझिएगा। तीसरा हमको यहाँ पे राखी गढ़ी से भी मिल रहा है और रोपड़ से मिल रहा है। तो ये जो हड़प्पाई स्थल हैं जहाँ पे हमको मुख्यतः युगल समाधान के साक्ष्य हमको प्राप्त हो रहे हैं, समझिएगा युगल समाधान के। जबकि बुर्जहोम से भी युगल समाधान साक्ष्य मिले, ये आपका है यह नवपाषाण कालिक साक्ष्य जो युगल समाधान के मुख्य केंद्र माने जा सकते हैं। तो कुल मिला के इन क्षेत्रों से हमको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। इसी तरह आपका जो अतिरम पक्कम है, अतिरम पक्कम से हमको वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और अगर भारतीय इतिहास में अन्य साक्ष्यों पे जाए, जो अग्निकुंड के साक्ष्य हम जहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो अग्निकुंड के साक्ष्य हमको मिले हैं जो अग्निवेदिका अग्निकुंड है। पहला साक्ष्य मिला है आपको लोथल से, दूसरा मिला है आपका कालीबंगा से, तीसरा मिला है आपका बनावली से, चौथा मिला है आपका गुजरात में स्थित संघोल से। ठीक है, संघोल से। ये जो चारों स्थल हैं ये क्या हैं, ये हड़प्पा काल के स्थल हैं, ये हड़प्पा काल के स्थल हैं जहाँ से हमको अग्निकुंड के साक्ष्य मिल रहे हैं। इसी तरह आपको अग्निकुंड के साक्ष्य अन्य जगह से मिले हैं, जैसे ताम पाषाण काल में जगह है आपका इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है, इनाम गांव, और एक है आपका गिलुंड या गिलुंड। जो गिलुंड है यह स्थल आपका राजस्थान में है और इनाम गांव का महाराष्ट्र है। इन दोनों स्थलों से भी हमको ये ताम पाषाण कालिक स्थल हैं, कैलकुलेटिक साइट से हैं जहाँ से हमको अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह अतिरम पक्कम जो स्थान है, ठीक है, यह आपका पाषाणकालीन मुख्यतः स्थल है जहाँ से हमको पाषाण काल से लेकर अन्य काल तक के साक्ष्य मिल रहे हैं। यहाँ से भी हमको अतिरम पक्कम से भी हमको वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो कुल मिला के जो हमने पाषाण संस्कृतियों की हमने चर्चा किया, उन पाषाण संस्कृतियों में मानव के जो ऊषा काल का विकास होता है, मानव संस्कृति के जो ऊषा काल का दौर है, इसे हम प्लीस्टोसीन एज कहते हैं, इसे हम बेसिकली प्राचीनतन काल कहते हैं। और प्राचीनतन काल के अंतर्गत ही प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत होती है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम स्टोन एज कल्चर को देखते हैं। स्टोन एज कल्चर को हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में बांटते हैं। और इसमें हमने पूरा पाषाण संस्कृतियों की चर्चा किया, मध्य पाषाण काल की संस्कृतियों की चर्चा किया और आगे चल के हमने नव पाषाण काल को देखा। और हमने जाना कि तत्कालीन मानव आदिमानव की अवस्था से, होमोनिड की अवस्था से कैसे क्रमिक रूप से विकास करते हुए वह नव पाषाण कालिक संस्कृति तक पहुंचता है, कैसे वह एक ग्राम्य संस्कृति के रूप में एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अपने आप को नियोजित करता है और आगे चलकर यह एक समुन्नत मानवीय संस्कृति का आधार प्रस्तुत करता है। तो यह हमारा महत्वपूर्ण आज का विषय रहा है।